नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संदीप कुमार जैन है और आज हम मनोविज्ञान कक्षा 12 के अध्याय 2 स्व एवं व्यक्तित्व के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आत्म संप्रत्यय को समझने का प्रयास करते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो अलग अलग तरह के उत्तर सामने आएंगे। कोई कहेगा मैं बलवान हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं घुमक्कड़ हूं, मैं उदास हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं मराठी हूँ, मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं वो हूँ जो जल्दी दोस्त बना लेता है, मुझे एकांत पसंद है, मुझे पार्टी और पिकनिक में जाना पसंद है। किसी एक या एक से अधिक गुणों के साथ हम अपनी व्याख्या कर सकते हैं। इस तरह से हम अपनी पहचान दो रूप में बताते हैं, व्यक्तिगत या सामाजिक। व्यक्तिगत अनन्यता या व्यक्तिगत पहचान, इसमें जब हम बात करते हैं तो हम अपनी विशेषताओं की बात कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं की बात कर सकते हैं। विशेषताओं जैसे मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं वाक्पटु व्यक्ति हूँ, मैं ईमानदार व्यक्ति हूँ। हम क्षमताओं की बात कर सकते हैं कि मैं इस पत्थर को तोड़ सकता हूँ, या मैं बिना रुके 10 पेज लिख सकता हूँ, या मैं 3 घंटे तक लगातार बोल सकता हूँ। हम अपनी क्षमताओं की बात कर सकते हैं, या हम अपने विश्वासों की बात करते हैं। मेरा मानना है, मेरा विश्वास है, मैं ये समझता हूँ, मेरा यह विश्वास है। इस तरह की हम बात करते हैं। दूसरे तरफ जब हम सामाजिक पहचान की बात करते हैं तो हम किसी सामाजिक या सांस्कृतिक समूह के साथ अपनी संबद्धता की बात करते हैं। जैसे कि मैं एनसीसी से हूँ, जैसे कि मैं आर्मी से हूँ, मैं पुलिस से हूँ, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं मराठी हूँ। तो समूह के साथ संबद्धता के रूप में भी हम अपने आप को व्यक्त करते हैं, हम अपने स्व या हम अपने आत्म को व्यक्त करते हैं। स्वयं की व्याख्या हम दो और रूपों में भी करते हैं, आत्मगत और वस्तुगत। आत्मगत आत्म या वस्तुगत आत्म। आत्मगत आत्म को हम सेल्फ एज सब्जेक्ट कह सकते हैं, जो कुछ करता है। सब्जेक्ट कुछ करता है, जैसे मैं एक लेखक हूं और मैं कहानी लिखता हूं, मैं एक रसोइया हूं और मैं बड़ा अच्छा खाना बनाता हूं, मैं एक फिल्मकार हूं और मैं फिल्म बनाता हूं। इसके विपरीत जब हम वस्तुगत आत्म की बात करते हैं, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, तो जो किसी बात से प्रभावित होता है, व्यक्ति जो किसी बात से प्रभावित होता है, जैसे मैं छोटी सी बात से चिंतित हो जाता हूं, मैं जरा सी बात से घबरा जाता हूं, मुझे जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। तो इस तरह के से हम आत्म को समझ सकते हैं। आत्म के कुछ और प्रकारों की बात करते हैं। व्यक्तिगत आत्म। व्यक्तिगत आत्म की जब हम बात करते हैं तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका उत्तरदायित्व, उसकी उपलब्धि। मैंने 12th क्लास पास कर ली, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, मेरी उपलब्धि, मेरी सुविधाएं, मेरे पास क्या क्या उपलब्ध है। और साथ ही साथ सामाजिक आत्म, हम एक दूसरे से जो सहयोग कर रहे हैं, हमारी एकता जो है, हमारा जो संबंधन है, या हमारा एक दूसरे के लिए जो त्याग है, समर्थन है, भागीदारी है। इस तरह के आत्म को हम लोग पारिवारिक या संबंधात्मक आत्म भी कहते हैं। चलिए अब हम आत्म के संज्ञानात्मक और व्यवहारात्मक पक्ष को समझते हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन करके आत्म के कई व्यवहारात्मक पक्ष और कई संज्ञानात्मक पक्षों को सामने लाया गया है। आत्म संप्रत्यय हमारा अपने बारे में प्रत्यक्षण है। मैं अपने बारे में कैसे परसीव करता हूँ, मैं अपने बारे में कैसे सोचता हूँ, आत्म संप्रत्यय हमारा अपने बारे में प्रत्यक्षण है। इसमें हम अपनी क्षमताओं और गुणों के बारे में विचार रखते हैं। हमारी अपने बारे में धारणा सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। हम अपने आप को पॉजिटिवली इवेल्युएट कर सकते हैं और नेगेटिव ढंग से भी
हम अपना प्रत्यक्षण कर सकते हैं। आत्म से संबंधित 3 और महत्वपूर्ण पक्ष हैं: आत्मसम्मान सेल्फ एस्टीम, आत्म सक्षमता सेल्फ एफिकेसी और आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन। एक एक कर हम इन्हें समझते हैं। पहला प्रचलित पद है आत्मसम्मान। स्वयं का जब हम मूल्य का कुछ निर्णय लेते हैं तो वह सेल्फ स्टीम आत्मसम्मान कहलाता है। कुछ लोग अपने मूल्य का उच्च निर्धारण करते हैं, उच्च निर्णय लेते हैं, तो उनका सेल्फ स्टीम, उनका आत्मसम्मान उच्च होता है। कुछ लोग अपने मूल्य को निम्न स्तर पर आकलन करते हैं, निम्न स्तर पर निर्णय लेते हैं, तो उनका आत्मसम्मान निम्न स्तर पर होता है। अध्ययन कहते हैं कि 6 से 7 वर्ष की उम्र तक बच्चे कम से कम 4 क्षेत्रों में अपना आत्मसम्मान बना लेते हैं। वे क्षेत्र हैं शैक्षणिक क्षमता, सामाजिक क्षमता, शारीरिक या खेलकूद क्षमता और शारीरिक दिखावट या रूप, या जिसको हम फिजिकल अपीयरेंस कह सकते हैं। इन 4 क्षेत्रों में बच्चा अपना एक सेल्फ स्टीम तय कर लेता है। उच्च या निम्न आत्मसम्मान हमारे दैनिक व्यवहारों को प्रभावित करता है, उनसे संबंधित होता है। जैसे एक उच्च सामाजिक आत्मसम्मान वाला बच्चा निम्न आत्म सामाजिक सम्मान वाले बच्चे की तुलना में आसानी से मित्र बना लेता है। एक बच्चा जिसका शैक्षणिक स्तर पर आत्मसम्मान उच्च वह मूल्यांकित करता है, उसका कक्षा में उपलब्धि भी उच्च स्तर पे होती है। आत्मसम्मान के बाद अगला पद है आत्म सक्षमता सेल्फ एफिकेसी। हम लोग इस मामले में भी, इस पक्ष में भी अलग अलग होते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जीवन के परिणामों को स्वयं नियंत्रित करने में हमारा विश्वास है, या हम यह मानते हैं कि जीवन के परिणाम भाग्य या परिस्थिति जन्य कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। हमारा यह विश्वास है। जो लोग उच्च आत्म सक्षमता वाले होते हैं वह यह मानते हैं कि किसी परिस्थिति के अनुरूप व्यवहार कर सकने की योग्यता उनमें है। अल्बर्ट बेंदुरा, जो कि सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के जनक हैं, वो ये कहते हैं कि हम दूसरों को देखकर व्यवहार सीखते हैं। तो यह भी माना जाता है कि आत्म सक्षमता भी हम दूसरों को देखकर सीखते हैं। हम यह देखते हैं कि हमारे आसपास के व्यक्ति किस तरह के विश्वास रखते हैं, उसको देखकर उनका अनुसरण हम कर सकते हैं। अगला पद है आत्मनियमन सेल्फ रेगुलेशन। आत्मनियमन का अर्थ यह है कि व्यवहार को हम संगठित और परिवीक्षण करने की जो हमारी क्षमता है वह हम आत्मनियमन के रूप में देख सकते हैं। हमारे जीवन में हम देखते हैं कि कई बार हमारे पास स्थितिपरक दबाव, सिचुएशनल स्ट्रेस होते हैं। उनके प्रति क्या आप प्रतिरोध कर सकते हैं और स्वयं पर हम नियंत्रण कर सकते हैं क्या? कई बार हम अपनी आवश्यकता की संतुष्टि को विलंबित या स्थगित करते हैं। इसे हम आत्म नियंत्रण कह सकते हैं। आत्म नियंत्रण के लिए पहली तकनीक या पहला जो भाग है वह है आत्म प्रेक्षण, अपने व्यवहार का प्रेक्षण करना। यदि हम अपने व्यवहार को नियंत्रित करना चाहते हैं तो पहले हमें अपने व्यवहार का प्रेक्षण करना होगा कि हम किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। क्या हमारा व्यवहार सही दिशा में जा रहा है या हमें उसे नियंत्रण करने की आवश्यकता है? फिर दूसरी तकनीक आती है, दूसरा हिस्सा है कि हमें अपने आप को निर्देश देना होता है, आत्म अनुदेश या सेल्फ इंस्ट्रक्शंस। हम अपने आप को निर्देशित करते हैं कि हमें यह नियंत्रण करना है, और जब हम नियंत्रित कर पाते हैं तो हम अपने आप को पुनर्वलित करते हैं, हम अपने आप को रीइंफोर्समेंट देते हैं, सेल्फ रीइंफोर्समेंट जैसे हम कह सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि संस्कृति और आत्म क्या यह एक दूसरे से संबंधित हैं? चलिए चर्चा करते हैं।
भारतीय संस्कृति में आत्म का विश्लेषण पाश्चात्य संदर्भ के पक्षों से भिन्न है। भिन्नता आत्म और दूसरे अन्य के बीच की सीमा रेखा को लेकर है। यदि हम चित्र में देखें तो हम देख पाएंगे कि व्यक्ति और समूह, इनके बीच में एक निश्चित सीमा खींची गई है। व्यक्ति अलग है, समूह या दूसरे अन्य लोग अलग हैं। इस तरह का चिंतन पाश्चात्य संस्कृति में पाया जाता है। अब हम स्क्रीन पर दूसरे चित्र को देखें। इस चित्र को देखकर हम समझ पा रहे हैं कि हमारे भारतीय परिदृश्य में, भारतीय संस्कृति में व्यक्ति समाज के साथ मिश्रित भी होता है, समाज से अलग भी होता है दूसरे ही क्षण। तो हम उस तरह से अलग अलग रूप में इनको नहीं देखते हैं। आत्म के संप्रत्यय पर चर्चा करने के बाद अब हम बात करते हैं व्यक्तित्व संप्रत्यय की। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व किन बातों से प्रभावित हो सकता है? एक व्यक्ति का व्यक्तित्व में हम क्या क्या सम्मिलित करेंगे? आमतौर पे हम किसी व्यक्ति को शर्मीला या फिर किसी व्यक्ति को चिड़चिड़ा, गुस्सैल या आत्मकेंद्रित कह देते हैं। क्या इतना कहना पर्याप्त है? क्या इतने से उसके व्यक्तित्व की व्याख्या हो जाती है? चलिए इस पे कुछ विस्तार से चर्चा करते हैं। अंग्रेजी में व्यक्तित्व के लिए पर्सनैलिटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है और पर्सनैलिटी जो शब्द है वह लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से आया है। लैटिन भाषा में पर्सोना शब्द का मतलब होता है मुखौटा। अब जरा सोच के देखिए कि मुखौटे का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब कोई कलाकार कोई नाटक कर रहा होता है तो कुछ एक देर के लिए वो एक तरह के मुखौटे में होता है। पूरी तरह से वो स्थायी नहीं होता है, लेकिन एक समय के लिए वह उस तरह का आक्रामक या फिर उस तरह का कोमल या फिर कोई मृदुभाषी व्यक्ति का मुखौटा पहन के सामने आता है। तो मुखौटे से व्यक्तित्व को जोड़ने का तात्पर्य यह है कि हम लगभग स्थायी रूप से कैसे दिखाई देते हैं। हम यह हमारे सिर्फ चेहरे का दिखावट ही नहीं है, हमारे व्यवहार का प्रारूप भी है। सामान्य आदमी के लिए व्यक्तित्व का मतलब सिर्फ शारीरिक हो सकता है, जबकि मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का तात्पर्य उन विशिष्ट तरीकों से होता है जिनके द्वारा व्यक्तियों या स्थितियों के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं। ध्यान रखिए, व्यक्तियों और स्थितियों के प्रति। कुछ व्यक्ति कुछ खास तरह के व्यक्तियों के प्रति भय की अनुक्रिया कर सकते हैं, स्नेह की अनुक्रिया कर सकते हैं, अनुराग की अनुक्रिया कर सकते हैं। तो यह हमारे अनुक्रिया करने का, यह हमारे व्यवहार करने का प्रारूप है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिंतित व्यक्तित्व जिनका होता है या फिर जिनमें अवसाद की मात्रा, उदासी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वह कुछ खास परिस्थितियों में अवसाद का व्यवहार करते हैं या अवसादपूर्ण व्यवहार करते हैं। उनकी अनुक्रिया चिंतित या अवसादपूर्ण होती है। चलिए बात करते हैं कि व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व की विशेषताओं पर 4 तरह से बात की गई है। पहली विशेषता है शारीरिक और मनोवैज्ञानिक घटक। दूसरा है व्यवहार के रूप में अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है, अर्थात हम यूनिक बिहेवियर करते हैं, अनन्य व्यवहार करते हैं, यूनिक बर्ताव हमारा होता है। अगला पहलू है व्यवहार के रूप में हमारी अभिव्यक्ति पर्याप्त रूप से अनन्य होती है। अनन्य होने का तात्पर्य है अलग तरह से होती है, यूनिक होती है। हम अपना व्यवहार यूनिक तरह से, अनन्य तरह से करते हैं। अगली विशेषता है हमारी व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताएं समय के साथ बदलती नहीं हैं।
हालांकि हमारी विशेषताओं में गत्यात्मकता देखी गई है। यह गत्यात्मकता स्थितियों के प्रति अनुकूलन के रूप में देखी जाती है। जैसे कि हम गर्म माहौल में या ठंडे माहौल में या फिर जब हम रेगिस्तान में पहुंच रहे हैं, परिस्थितियों के साथ हमें अनुकूलन करने के लिए कुछ परिवर्तन करना होता है, तो यह गत्यात्मकता अनुकूलन के रूप में देखा गया है। व्यक्तित्व से संबंधित कुछ और शब्द हैं जो प्रचलन में हैं, जैसे स्वभाव, टेम्परामेंट, जैविक रूप से आधारित प्रतिक्रिया करने का विशिष्ट तरीका, इसको हम टेम्परामेंट या स्वभाव कह सकते हैं। दूसरा शब्द है शीलगुण या विशेषक, जिसको हम अंग्रेजी में ट्रेट कहते हैं। यह व्यवहार करने का स्थिर, सतत और विशिष्ट तरीका है। अगला शब्द है स्ववृत्ति, डिस्पोजिशन, किसी स्थिति विशेष में विशिष्ट तरीके से प्रतिक्रिया करने की हमारी प्रवृत्ति। अगला शब्द है चरित्र, कैरेक्टर, नियमित रूप से घटित होने वाले व्यवहार का यह प्रारूप है। अगला है आदत, हैबिट, व्यवहार करने का अत्याधिगत ढंग, हम इसको आदत कह सकते हैं। ओवर लर्न, अत्याधिगत ढंग जो है वह हमारी आदत है। अगला शब्द है मूल्य, हमारे जीवन में वो लक्ष्य या वो आदर्श जिनको हम उपलब्धि योग्य मानते हैं, उनको हम मूल्य कहते हैं। तो छात्रों, इस तरह से हमने आज आत्म और व्यक्तित्व के संप्रत्यय को जानने का प्रयास किया। हमने समझा कि आत्म को हम किस तरह से समझते हैं। जब हम कहते हैं कि मैं कौन हूँ, तो उसके जवाब व्यक्तिगत आत्म के रूप में भी आ सकते हैं, जब व्यक्ति अपनी विशेषताएं बताता है, और साथ ही साथ सामाजिक आत्म के रूप में भी आ सकते हैं। हमने आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम को समझा, हमने आत्म सक्षमता, सेल्फ एफिकेसी को समझा, हमने आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन को समझा, और साथ ही साथ आत्म का, हमारे सेल्फ का संस्कृति के साथ क्या संबंध हो सकता है, उसको हमने इस भाग में जानने का प्रयास किया। इसके बाद हमने व्यक्तित्व के संप्रत्यय को समझा कि मनोविज्ञान में व्यक्तित्व किसे कहते हैं, और मनोविज्ञान में जो व्यक्तित्व जिस तरह से परिभाषित किया गया है वह आम आदमी की समझ से किस तरह से भिन्न है। इसके साथ साथ हमने व्यक्तित्व से संबंधित कुछ प्रचलित शब्दों के बारे में भी जाना, जैसे कि स्वभाव, शील गुण, आदतें, स्ववृत्ति और चरित्र, साथ ही साथ मूल्य। इस तरह से हमने आत्म और व्यक्तित्व की चर्चा की। आने वाले भाग में हम व्यक्तित्व के विभिन्न उपागमों की चर्चा करेंगे कि किस तरह से हम व्यक्तित्व को अलग अलग अप्रोचेस से, अलग अलग उपागमों से समझ सकते हैं। धन्यवाद।